हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 5 गुल्म चिकित्सा। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली मिलता रहे एंड बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने पर आपको सारे लेक्चर्स जो है एंटायर सिलेबस बीएमएस का आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुल्म चिकित्सा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गुल्म में कोई भी दूष्य नहीं होता है, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जो रक्तज गुल्म है उसमें रक्त धातु नहीं होता, उसमें आर्तव होता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने एंड आचार्य चरक ने 5 प्रकार के गुल्म माने हैं, VPKRS, मतलब वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड सन्निपातज। एंड आचार्य वाग्भट ने एंड आचार्य शार्ङ्गधर ने इन 5 के अलावा द्वंद्वज दोषज वाले गुल्म भी माने हैं, वात पित्तज, कफ पित्तज एंड वात कफज। ठीक है। तो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज या आर्तव दोषज, ठीक है, सन्निपातज, ये तो 5 हो गए। एंड 3 और एक्स्ट्रा माने हैं, वात पित्त, वात कफ एंड कफ पित्तज, तो 8 माने हैं। और एक पॉइंट और है कि पितृवत शरणय किसको कहा गया है? आत्रेय जी को कहा गया है। और गुल्म कैसे होता है? देखिए, पंचकर्मा का अगर मिथ्या प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि वायु प्रकोपित हो जाती है कोष्ठ में, और प्रकोपित वायु कफ और पित्त को अपने साथ इधर उधर लेके चलेगी, जिससे हृदय नाभि पार्श्व में शूल उत्पन्न होगा और पिंड रूप हो जाती है ये वायु, जिससे गुल्म उत्पन्न होता है। तो वायु जो है प्रकोपित होकर पित्त और कफ को भी अपने साथ लेकर इधर उधर चलेगी एंड पार्श्व में हृदय नाभि में शूल होगा एंड वहीं पे वायु पिंड रूप होकर गुल्म उत्पन्न करेगी। ठीक है। गुल्म के 5 स्थान माने हैं, हृदय, नाभि, वस्ती एंड 2 पार्श्व। ठीक है। नेक्स्ट इसकी वातज गुल्म के रूप क्या हैं? एक तो ये है कि एक ये नियत स्थान पर नहीं रहता, मोबाइल होता है। दूसरा ये है कि इसमें रुझा कभी कम होती है कभी ज़्यादा, अनियत वेदना। तीसरा है कि शिशिर ज्वर, मतलब कि जो ठंड लगकर ज्वर होता है। इसमें एक पॉइंट और है, भुक्ते मृदत्व, मतलब खाना खाने के बाद गुल्म मृदु हो जाता है, भुक्ते मृदत्वम। च अति भुक्ते च मृदत्वम, ये शूद्र हिक्का में भी ऐसा होता है, खाना खाने के बाद मृदु हो जाता है ये रोग, शूद्र हिक्का। और खाना खाने पर कौन सी हिक्का का शमन होता है? वो है अन्नजा हिक्का। ठीक है। भुक्ते शमयंती। पित्तज गुल्म में क्या होता है? स्पर्श असहा, स्पर्श जो है टॉलरेट नहीं होता है। एंड साथ में है कि वदन अंग राग, मतलब कि मुख, शरीर ये रक्त वर्ण के हो जाते हैं। एंड शूल मह जीर्यति भोजने च, शूलम मह जीर्यति भोजने च, खाना खाने के बाद पक्व अवस्था में शूल होता है। ठीक है। तो जो हमने वातज में पढ़ा था वो था भुक्तवे मृदत्वम, पित्तज में है शूलम मह जीर्यति भोजने च, और कफज गुल्म में क्या है? संपूर्णम प्रस्वप्नम दिवा च, संपूर्ण भोजन करने के बाद दिवा में, दिन में सो जाना, ये इसका कारण माना गया है। इसमें शीत, ज्वर, शैत्य, रुजा जो होती है अल्प होती है। पित्तज में स्पर्श जो होता है सहन नहीं होता, वायु। वातज में रुजा कभी ज़्यादा कभी कम, अनियत वेदना। तो कफज में शीत, ज्वर, शैत्य, रुजा अल्प एंड कठिन उन्नत होता है ये। ठीक है। और रक्तज गुल्म में महारुजम होता है, ये बहुत ज़्यादा वेदना होती है, दाह होता है, अश्मबद्ध, पत्थर के समान उन्नत होता है, कठिन होता है। अगर हम देखें तो आचार्य चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, इन्होंने स्त्री में रक्तज गुल्म होना माना है, जबकि आचार्य शारपानी जी ने बोला है कि स्त्री में आर्तव गुल्म होता है एंड रक्त धातु की दृष्टि से जो गुल्म होता है वो स्त्री पुरुष दोनों में होता है। एंड वही बात आचार्य चक्रपाणी जी ने बोली है कि आर्तव के रुकने से जो गुल्म होता है वो तो केवल स्त्री में होता है, लेकिन शोणित तुष्टि से गुल्म दोनों में होता है, स्त्री एंड पुरुष। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाता है कि रक्तज गुल्म किस में होता है, तो फर्स्ट चॉइस स्त्री में होता है, यही रहेगी। अब रक्तज गुल्म के रूप देखते हैं। समगर्भलिंगम, ठीक है, गर्भ के जैसे इसके लक्षण होते हैं। स्पंदते पिंडितम, ठीक है, पिंडित की तरह स्पंदन करता है। सरुधिर सशूलम, इसमें जो है रक्त की दृष्टि होती है और शूल भी होता है।
और इसकी चिकित्सा 10 मास के बाद करनी चाहिए, आचार्य चरक एंड काश्यप जी कहते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत एंड वाग्भट कहते हैं कि प्रसव काल व्यतीत होने पर इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। एंड काश्यप संहिता में रक्त गुल्म विनिश्चय अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन है। वहाँ पे उन्होंने गर्भ और रक्त गुल्म में डिफरेंस भी बताया है रक्त गुल्म विनिश्चय अध्याय में इन काश्यप संहिता। रक्त गुल्म में क्या होता है, इसका एक श्लोक है कि रक्त गुल्मम पुराणवतम सुख साध्यस्य लक्षणम। जब ये पुराना हो जाता है तब इसके लक्षण सुख साध्य हो जाते हैं। तो सिर्फ जो है क्वेश्चन फॉर्म में भी ये आ सकता है कि पुराणत्वम सुख साध्यस्य लक्षणम, ये किस रोग के लिए कहा गया है। एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि पुराना होने पर यूजुअली व्याधि जो है क्रॉनिक होने पर कृत साध्य या पे असाध्य हो जाती है, बट पुराना होने पर कौन सा रोग सुख साध्य होता है। तो आंसर है रक्तज गुल्म। 10 मास के बाद चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि 10 मास के बाद सुख साध्य होता है। एंड वातज गुल्म की चिकित्सा कैसे की जाती है, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, जिससे स्रोत जो है वो मृदु हो जाते हैं और विबंध दूर हो जाता है। नाभि के ऊपरी भाग में अगर गुल्म हो तो स्नेहपन एंड पक्वाशय में हो तो वस्ती, ठीक है। एंड संपूर्ण उदर प्रदेश में हो तो स्नेहपन प्लस वस्ती दोनों करने चाहिए। वातज गुल्म में कफ और पित्त को बचाते हुए पुनः पुनः स्नेहपन निरू अनुवासन वस्ती करनी चाहिए। और कहने का मतलब है कि वायु की सदा रक्षा करनी चाहिए। ये लाइन याद रखिएगा, आदवांते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता। आदि में अंत में वायु की रक्षा करनी चाहिए, आदि में अंत में मध्यम में, आदवांते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता। एंड वातज गुल्म में वमन करवाना चाहिए अगर कफ दोष का अनुबंध हो, और अगर विबंध हो, शूल हो तो वर्ती का प्रयोग करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि पित्त का अनुबंध हो वातज गुल्म में तो विरेचन करवाना है, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। और यदि वात पित्त कफ तीनों के नष्ट होने पर भी गुल्म जो है नष्ट नहीं होता तो इसका मतलब कि रक्त की दुष्टि हुई है, रक्तज विकार है, तो रक्त मोक्षण का प्रयोग करें। यदि तीनों दोष के नष्ट होने पर भी गुल्म ठीक नहीं होता तो पित्तज गुल्म में विरेचन। एंड इसके बाद है कि अगर स्निग्ध और उष्ण आहार विहार से उत्पन्न हुआ है पित्तज गुल्म तो उसमें स्रंसन कराना चाहिए, ठीक है। देखिए विरेचन के 4 भेद होते हैं, अनुलोमन, स्रंसन, रेचन, भेदन। तो जो स्रंसन होता है वो करवाना चाहिए यदि स्निग्ध और उष्ण आहार विहार से पित्तज गुल्म उत्पन्न हुआ हो। स्रंसन का मतलब क्या होता है, आचार्य षडानंद के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, पक्तव्य यद पक्तव्य शिष्टम कोष्ठे मलादिकम। मतलब कि स्रंसन मतलब कि ऐसे द्रव्य जो आंतड़ियों में, ठीक है, चिपका हुआ जो मल होता है उसको पक्व अपक्व अवस्था में जैसा भी हो निकाल देता है बाहर, ठीक है। जो उस मल को सरका देता है, पक्व अपक्व दोनों टाइप्स के मल को, ठीक है, उसको पाक नहीं करता है वो, दैट इज स्रंसन। तो हम कहते हैं कि स्निग्ध उष्ण से उत्पन्न जो पित्तज गुल्म है उसमें स्रंसन करना चाहिए। और यदि उष्ण रूक्ष द्रव्य से उत्पन्न पित्तज गुल्म है तो हमें पित्तनाशक द्रव्य सर्पीपान का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी पित्तज गुल्म यदि पक्वाशय में हो तब क्या करना चाहिए। पक्वाशय में हो तो सतिक्त शीर वस्ती देनी चाहिए, तिलवक घृत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि गुल्म नाभि के ऊपर हो तो स्नेहपन, नाभि के नीचे हो तो वस्ती का प्रयोग करना चाहिए पक्वाशय में यदि हो तो। एंड पित्तज गुल्म में रक्त मोक्षण भी बताया है कि गुल्म में रक्त विदग्ध होता है जब, तो उसको निकालने पर मतलब रक्त मोक्षण करने पर मूल छिन्न हो जाता है, ठीक है। तो रक्त विदग्ध होता है पित्तज गुल्म में, तो रक्त मोक्षण करके रक्त को निकाल दीजिए तो जड़ से ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। छिन्न मूला विद्यन्ते ना गुल्मा यान्ति च क्षयम, रक्तम ही व्याम्लता याति तश्च नास्ति चास्ति रुकम, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये श्लोक जो है ये एज इट इज़ ही रख कर पूछ लेते हैं कि ये किस व्याधि के लिए कहा गया है। तो ये पित्तज गुल्म के लिए कहा गया है, छिन्न मूला विदन्ते ना गुल्मा यान्ति च क्षयम, बस इतना याद रखिए। रक्त मोक्षण कराने से कौन सा गुल्म का मूल छीन हो जाता है, पित्तज गुल्म का, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। थोड़ा बहुत रोग अगर अवशिष्ट बच भी जाए तो दोबारा से रक्त मोक्षण नहीं करवाना, बार बार रक्त मोक्षण कराएंगे तो पता चले कि पेशेंट का रक्त ही खत्म हो गया तो सर्पीपान कराना है, ठीक है। और
अपक्व गुल्म, देखिए गुल्म में दूषण नहीं होता है तो गुल्म का पाक नहीं होता है, लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि गुल्म का पाक तो नहीं होता लेकिन डीप सीटेड गुल्म होता है बहुत गुणांतर में, ठीक है, शरीर के अंदर डीप सीटेड होता है तो गुल्म का पाक हो भी जाता है। तो अपक्व गुल्म कैसा होता है? गुरु होता है, कठिन आकृति का होता है, गंभीर मांस में आश्रित होता है, स्थिर होता है, स्निग्ध होता है। पच्यमान गुल्म क्या होता है? उसमें दाह होती है, पीड़ा होती है, शूल होता है। तो उपनाह का प्रयोग करके गुल्म का शीघ्र पाक कर देना चाहिए। यदि पित्त रक्त की समुचित चिकित्सा ना होने पर या पित्त रक्त बढ़ने पर गुल्म विधायुक्त हो जाए तो शस्त्र क्रम की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। तो पच्यमान को हमने जो है पहले उपनाह का प्रयोग करके उसका शीघ्र पाक कर देना है, और यदि पित्त रक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, प्रकोपित हो जाए तो शस्त्र कर्म कर देना है। एंड पक्व गुल्म जो होता है वो जब गुल्म पक्व हो जाता है तो उसका वो कैसा होता है? संस्पर्शे वस्ति सन्निभम, देखिए स्पर्श करने पर पक्व गुल्म में क्योंकि पस वगैरह भर जाती है तो स्पर्श करने पर वस्ती में जैसे पस भरी है, पानी भरा होता है, ठीक है, तो उसको स्पर्श करने पर जैसा महसूस होता है वैसा ही पक्व गुल्म में महसूस होता है उसको स्पर्श करने पर। जैसे वस्ती पर उंगली रखने पर जैसे पता चलता है कि उसमें पानी या पस भरी है तो वैसे ही इसमें होता है। संस्पर्शे वस्ति सन्निभे निपीड़िते उन्नते, मतलब कि उसको जैसे उंगली से टच करने पर एक गड्ढा सा बन जाता है, ठीक है, जैसे एडीमा में हम देखते हैं गड्ढा सा बन जाता है लेकिन वो उन्नत नहीं होता, ठीक है, वो गड्ढा बना रहता है। और स्तब्धे पिंडित शूले, मतलब कि पिंड रूप में वो बन जाता है और उसमें शूल होता है। तो पक्व गुल्म में क्या कहा गया है? संस्पर्शे वस्ति सन्निभे निपीड़िते उन्नते स्तब्धे पिंडित शूले। वहीं पर आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि गुल्म केवल दोष से बनता है, उसमें दूष्य नहीं होता है, तो इसलिए उसका पाक नहीं होता। उन्होंने क्लियरली कह दिया पाक नहीं होता। जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि जो गूढ़ मासांतर आश्रित गुल्म होता है, ठीक है, वो पक जाता है। विदृधि में मांस और शोणित रहता है इसलिए विदृधि का पाक होता है, याद रखिए। आचार्य चरक कहते हैं कि गुल्म में मांस और शोणित ना होने पर और वो स्थिर ना होने पर उसका पाक नहीं होता, बट जो पित्तज गुल्म होता है उसका पाक हो जाता है, ऐसा भी आचार्य चरक ने कहा है। उन्होंने दोनों मत रखे हैं। गूढ़ मासांतर आश्रित जो स्थिर होता है पित्तज गुल्म वो उसका पाक होता है। विदृधि जो होती है उसमें दूष्य होते हैं त्वक, रक्त, मेद, मांस, अस्थि। और इसके बाद है कि जब पक्व गुल्म है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उसमें पित्तज रक्तज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो तो शस्त्र कर्म जो है वो एडवाइस किए हैं आचार्य चरक ने। तो ऐसे केस में आचार्य चरक क्या कहते हैं? तत्र धन्वंतरीयाणाम अधिकार क्रिया विधो, मतलब कि उन्होंने धन्वंतरी मतलब आचार्य सुश्रुत जी को ये केस रेफर कर दिया है कि अब इसका शस्त्र कर्म होगा, इसमें पित्त और रक्त बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो गए हैं, पक्व गुल्म हो गया है, तो शस्त्र कर्म के लिए उन्होंने धन्वंतरी जी एंड सुश्रुत जी को ये केस रेफ़र कर दिया। तो ये क्वेश्चन में श्लोक रख के पूछते हैं कि तत्र धन्वंतरीयाणाम अधिकार क्रिया विदो, ये मतलब कि किस व्याधि में ये रेफ़र किया है? तो ये पक्व गुल्म में, ओके। एंड हृदय और उदर में अगर शोथ हो, ठीक है, तो अभ्यंतर पक्व गुल्म होता है, ऐसा मानना चाहिए, ठीक है, हृदय और उदर में जब शोथ हो। और पच्यमान में क्या होता है कि जब शोथ बाह्य भाग में हो, बाहरी शोथ हो, दैट इज़ पच्यमान। और अभ्यंतर पक्व गुल्म में हृदय और उदर में शोथ होता है। अब अभ्यंतर में जो कोई पच्यमान गुल्म होता है तो ऑब्वियसली हमने पहले कहा था कि उसको उपनाह का प्रयोग करके पकने देना चाहिए, तो उसको पकने देना चाहिए। और जब उसमें पित्त भर जाती है तो पित्त का डिस्चार्ज मतलब पस भर जाती है तो पस का डिस्चार्ज होता है वमन से, स्टूल से। तो 10 से 12 दिन हितकर आहार विहार करना चाहिए, ठीक है, और इतने में पस का डिस्चार्ज भी हो जाता है। एंड आफ्टर दैट उसका शोधन कर सकते हैं। 10 से 12 दिन हमने हितकर आहार विहार देना है और उपेक्षा करनी है। कफज गुल्म में लंघन करना चाहिए, वातज गुल्म में स्नेहन करना चाहिए, पित्तज गुल्म में विरेचन करना चाहिए। स्निग्ध और उष्ण आहार का सेवन करने से पित्तज गुल्म हो तो स्रंसन कर्म, स्रंसन टाइप का विरेचन। जबकि रुक्ष उष्ण आहार का सेवन करने से जब गुल्म हो पित्तज गुल्म तो उसमें हमने सर्पी पान करवाना है। और कफज गुल्म जो होता है वो कैसा होता है? वो कठिन होता है, उन्नत होता है, विबंध होता है, उसमें तो स्वेदन करा के गुल्म का विलयन करना चाहिए।
और क्षार और घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्षार, अरिष्ट, अग्निकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब कृत मूल हो, महावास्तु हो, कठिन हो, बहुत बड़ा, कठिन, उन्नत हो, तो अग्निकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। क्षार में एकांतरम 2 दिन पर या 3 दिन तक जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। क्षार का गुण क्या होता है? चित्वा, चित्वा, आश्यात, क्षार, शरतवात, मतलब कि आशय से काट काट कर नीचे के मार्ग से निकालता है। एंड इसके बाद है कि जो लंघन है, वमन, स्वेदन, घृतपान से अगर शांत ना हो तो अग्निकर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमने कफश गुल में लंघन कराया, स्वेदन कराया, वमन कराया, और तो हम इवन वात कफश गुल में घृतपान भी कराया, तो अग्निकर्म करना है। लेकिन अग्निकर्म सिर्फ वात कफश गुल्म के केस में या कफश गुल्म के केस में ही करना चाहिए, पित्तज में नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पित्त ऑब्वियसली प्रकोपित हो जाएगा, ऑलरेडी उसका उष्ण गुण होता है। तो लंघन, वमन, स्वेदन, घृतपान से ना शांत हो तो अग्निकर्म, इससे वात कफ शांत होता है, तो कफज गुल्म का संघात हो जाता है। ठीक है, संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते। और पित्तज गुल्म का मूल नष्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि छिन्न मूला वाला, तो उसमें पित्तज गुल्म का मूल नष्ट होने से, मूल नष्ट किससे होता है? रक्त मोक्षण से। एंड कफज गुल्म का मूल नष्ट होता है अग्निकर्म से, संघात नष्ट होता है अग्निकर्म से। ठीक है, मिश्रित दोष से जो गुल्म उत्पन्न होता है तो उसमें मिश्रित दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए लाइन क्या है? ये व्यामिश्र दोष है, व्यामिश्र एव एव क्रियाक्रम। ठीक है, तो ये लाइन रख के पूछ सकते हैं, व्यामिश्र दोष है, व्यामिश्र एव एव क्रियाक्रम की मिश्रित दोषों की जो है चिकित्सा करनी चाहिए। त्रिदोषत या मिश्रित दोषों से उत्पन्न गुल्म की। और इसमें और क्या क्या है? जो त्रियुष्ण आदि घृत है, छटपल आदि घृत है, इति हिंगु सोवर्चल आदि घृत है, इति हपुष्यादि घृत है, पिपल्यादि घृत है, ये प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें। और अनुपान इसका क्या है? कोल, दाड़िम, धर्माम्बू मतलब कि गर्म जल, सुरामंड, अम्लकांजी, ये सारे कफज गुल्म के योग हैं। ठीक है, त्रियुष्णादि घृत मतलब इति त्रियुष्णादि घृत, जहाँ पर इति शब्द लगा है मतलब वो आचार्य चरक के द्वारा उन्होंने स्वयं ये योग दिया है। तो इति त्रियुष्णादि घृत, षटपलादि घृत, इति हिंगु सोवर्चलादि घृत, इति हपुष्यादि घृत, इति पिपल्यादि घृत। और इसमें कोल, दाड़िम, घरमाम्बू, सुरामंड, अमलकांजी का प्रयोग कर सकते हैं। हिंगवादी चूर्ण या हिंगवादी गुटिका, इसमें क्या क्या डलता है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। 2 क्षार डलते हैं, यवक्षार, सज्जीक्षार, एंड 2 लवण डलते हैं, सेंधा नमक एंड सोवर्चल। और उसमें मातुलुंग स्वरस की भावना देते हैं। छट्टे आदि चूर्ण, नागर आदि चूर्ण का भी प्रयोग होता है। और वातज कुल में अगर कफ का अनुबंध हो तो एरंड तेल के साथ वारुणी मंड, एंड पित्त का अनुबंध हो तो एरंड तेल के साथ दूध का प्रयोग करते हैं। वातज कुल में लहसुन आदि शीर का प्रयोग करते हैं, तैल पंचक का प्रयोग करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है कि तैल पंचक में 5 तैल होते हैं, तो आंसर है नहीं, उसमें सिर्फ 1 तेल होता है, एरंड तेल। और साथ में इसमें प्रसन्ना, गोमूत्र, कांजी, यवक्षार, ये सब होता है। गुल्म जो होता है वातज कुल में हम लघु, पंचमूल, कषाय, यवक्षार और शिलाजीत ये सब प्रयोग कर सकते हैं। वस्तीकर्म विद्यात गुल्म संज्ञम तद्वी मारुतम, मतलब वस्तीकर्म जो है गुल्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वायु दोष प्रधान रहता है। वस्तीकर्म विद्यात गुल्म संज्ञम तद्वी मारुतम। ठीक है, वस्ती का प्रयोग अपने स्थान में रहने वाली वायु का शीघ्र नाश करके गुल्म का नाश कर देती है। तो जो श्रेष्ठ है गुल्म में वस्तीकर्म है, वात रक्त में भी वस्ती श्रेष्ठ है, विसर्प में रक्त मोक्षण श्रेष्ठ है। एंड नीलन्य आदि घृत जो है ये वातज गुल्म में प्रयोग कर सकते हैं। और एक लाइन उन्होंने और कही है कि जो अग्नि जब मंद हो जाती है तब गुल्म जो है बढ़ जाता है, अग्नि दीप्त होती है तो गुल्म कम हो जाता है। तो अति लंघन करने से या फिर बहुत ज़्यादा अति खाना खाने से अग्नि मंद हो जाती है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसा नहीं करना। तो अग्नि मंद होगी क्योंकि तो गुल्म बढ़ जाएगा। और क्योंकि जो घृत है वो अग्नि दीप्त करता है, वात और पित्त शामक होता है, इसलिए इस चैप्टर में घृत रिलेटेड जो योग हैं वो अधिक बताए गए हैं। और सर्वत्र गुल्म में जो है स्नेहन स्वेदन कराने के बाद ही चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए और भी कई रोग हैं जैसे कि अर्श है, अतिसार है, ग्रहणी है, ये सब निदान अर्थकर रोग है क्योंकि इन सब में अग्नि मंद होती है, अग्नि पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अर्श, अतिसार एंड ग्रहणी। और अग्नि बल का विशेष रूप से इसलिए रक्षा करनी चाहिए। जो पित्तज गुल्म है उसके अधिक उपद्रव होते हैं, इसलिए इसकी आत्तिक चिकित्सा यानी कि शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें जो योग बताए हैं वो है रोहिणी आदि घृत, त्रायमाण घृत,
और त्रायमण घृत पित्तज में है एंड त्रियुष्ण घृत कफज में है। वासा घृत, आम्लक्य आदि घृत, इति द्राक्षा घृत, इति द्राक्षा आदि घृत, ठीक है। एंड अभ्यंग जो है वो हम करते हैं चंदन आदि द्रव्य से, एंड वस्ती इसमें तिक्त द्रव्यों से शीर वस्ती देते हैं। तो दोषों का सम और प्रकोप जो है वो अग्नि पर ही आश्रित रहता है। अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, निदान का वर्जन करना चाहिए। इन जनरल ये पॉइंट्स लिखे हुए तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि एक्चुअली हमारे लेक्चर्स में जो है बहुत कम टाइम में हम पूरा एक एक लाइन टू लाइन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एक भी पॉइंट ना मिस हो, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करते हैं। कफज गुल्म जो है वो इसमें शल्य चिकित्सा बताई गई है। तो इसमें हमने क्या करना है, स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है, वमन कराना है। जब गुल्म में शिथिलता उत्पन्न हो तो और देखिए स्नेहन स्वेदन वमन के बाद गुल्म में शिथिलता उत्पन्न होती है एंड गुल्म घड़े के मुख में आ जाए तो मूल भाग में वस्त्र बांधकर उसका भेदन कर देना। ये एक तरीका बताया है शस्त्र कर्म का, ठीक है। तो शल्य कर्म का सॉरी। तो इसमें हमने शल्य चिकित्सा करनी है, ठीक है। स्नेहन स्वेदन वमन करा के जब गुल्म जो है शिथिलता उसमें उत्पन्न होती है एंड गुल्म घड़े के मुख में आ जाए तो मूल भाग में वस्त्र बांधकर भेदन करना है। एंड इसके अलावा दश मूल्य आदि घृत, भल्लातक आदि घृत, शीर षटफल घृत, ये सब कफज गुल्म के जो है योग है। जबकि शीर षटफल घृत जो है कफज गुल्म में, तिक्त षटफल घृत कुष्ठ में होता है एंड षटफल घृत ओनली ये राज्य क्षमा में होता है। मिश्रित स्नेह कफज गुल्म में, यमक स्नेह अपस्मार में। कफज गुल्म में वात नाशक के लिए नीलिनी घृत को दुगनी मात्रा में विरेचन के लिए देना चाहिए, ठीक है। और दंती हरितकी भी एक कफज गुल्म में होता है। इसमें हरितकी की संख्या 25, दंती की 25 पल एंड चित्रक मूल 25 पल डलते हैं, ठीक है। सब 25-25 है। इसकी डोज होती है 1 पल अवले चाटकर पकी हुई हरितकी खाने से। स्नेहन स्वेदन से युक्त जो पुरुष होता है वो 1 प्रस्थ दस्त का विरेचन करता है, ठीक है। एंड मांस में सना भात का भोजन कराना चाहिए। जो असाध्य गुल्म होता है वो कैसा होता है, वो महावास्तु परिग्रह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सिरा जाल से व्याप्त होता है, कछुए के समान उन्नत होता है, नाभि हृदय नाभि और पैर में उसमें शोथ होता है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10 मास के बाद करानी चाहिए, मैंने आपको बताया है। स्नेहन स्वेदन करा के स्नेह विरेचन कराना चाहिए रक्तज गुल्म में, और पलास क्षार का प्रयोग करवाना चाहिए, ठीक है। और अभी जो है चिकित्सा करने पर रक्त नहीं, मतलब इतना सारा कुछ स्नेहन स्वेदन पलाश क्षार 10 मास के बाद जब रक्तज गुल्म की चिकित्सा करके ये सब प्रयोग करते हैं तो फिर भी अगर रक्त नहीं निकलता तो भेदन कर देना चाहिए, ठीक है। और भेदन के बाद जब रक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो रक्त पित्तहर चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें जो है इति द्राक्षादि घृत जो है गुल्म में बताया है, द्राक्षा घृत जो है पांडु में बताया है। आचार्य चरक प्रतिसंस्कर्ता अग्नितंत्र अग्निवेशी तंत्र करता है, ठीक है। एंड आदि उपदेष्टा जो है आचार्य, ये जो आत्रे पुनर्वसु भगवान जी को बोला है। और इसके बाद जो चरक संहिता के जो आदि उपदेष्टक हैं वो पुनर्वसु जी, और लेकिन आयुर्वेद के जो आदि उपदेष्टा है वो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। और भल्लातक आदि घृत में ये गुल्म में प्रयोग होता है, जबकि भल्लातक आदि आसव जो है प्रमेय में इसका प्रयोग होता है। हपुष्य आदि घृत, नीलन्य आदि घृत ये गुल्म में, ठीक है। इसका अनुपान जो है यवागु मंड, लेकिन हपुष्य आदि नीलन्य आदि चूर्ण जो है ये उदर रोग में प्रयोग होता है। हिंगवादी चूर्ण गुटिका चरक ने गुल्म में बताई है, भैषज्य रत्नावली में, अग्नि मांद में। और शट्टे आदि चूर्ण जो है ये आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास में बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर संपन्न होता है। और अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूँगी इसमें कि जो मैंने आपको त्रियुष्ण आदि घृत बताया है, षटपल्य आदि घृत है, या फिर इति हिंगू सोवर्चल आदि घृत है, हपुष्य आदि घृत है, पिपल्य आदि घृत है, ये जो है त्रिदोषज गुल्म में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी पहले मैंने आपको बताया था कफज में, लेकिन कफज में नहीं है, इसका त्रिदोषज गुल्म में इसका प्रयोग बताया है। बाकी मैंने आपको वातज में, पित्तज में, कफज में अलग से सारे योग बता दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गुल्म का चैप्टर जो है वो संपन्न होता है। एंड इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तभी कन्फ्यूजन दूर होगा। और अगर आपको हमने एक ऑनलाइन MCQs
बुकलेट प्रिपेयर किए हैं PDF फॉर्म में चरक वॉल्यूम 1 पर। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम लोग आपको वो बुकलेट दे देंगे, क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने सूत्र स्थान के जो सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय स्थान, चरक वॉल्यूम 1 के सारे सभी स्थान से एक एक चैप्टर में से चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सेपरेट करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 ईयर्स के भी एंड जो फ्यूचर में भी आ सकते हैं, उनको सेपरेट करके एक PDF बनाया है। वो PDF 152 पेजेस का है। अगर आपको चाहिए तो 200 रुपये में हम लोग आपको वो दे देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए एंड धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो। टेक केयर।